का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का यह जो वीडियो होने जा रहा है कौटिल्य जीएस एकेडमी के द्वारा जो एक्सप्रेस बैच लॉन्च किया गया बिहार पुलिस के लिए, वो लास्ट वीडियो होने जा रहा है। टोटल हमने अभी तक सभी वीडियोस कवर करवा दिए। हिस्ट्री के भी करवा रखे हमने, मतलब 8 सेक्शन में तीनों, हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, साथ में इकोनॉमिक्स भी करवा दिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया था, फिजिक्स बचा हुआ था, वो हम इस वीडियो में कवर करवा देंगे। और ये इस प्रकार हमारा जो है ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 1000 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक संग्रह हमारे पास आया है, वो भी हम लोग जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए या गति करते हुए सभी पिंड में क्या हो जाएगा। तो निर्वात में जैसे ही गिरेगा ना तो उसका त्वरण हमेशा समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दो कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि दोनों पिंड के जो द्रव्यमान होता है उनके समानुपाती होता है गुणनफल के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। तो ये पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया और ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। तो जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखिए, द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी क्यों होता है। तो यह जो आभासी कमी होता है, जो वस्तु का डूबा हुआ भाग है ना, उसके द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उसके भार के बराबर। तो इस प्रकार का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जब पदार्थ का निकाला जाता है ना, तो जिस पदार्थ का निकालना है उसका घनत्व बटे जो होता है प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपने सिर पर 20 किलोग्राम का जो है बक्सा अपने सिर पर के उठा करके कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर जो है 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली ने कितना काम किया। तो ये 0 काम किया। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध नहीं किया है काम। ये क्या कह रहा है, क्षैतिज, मतलब इस प्रकार, मान लीजिए प्लेटफॉर्म किस प्रकार होता है, एकदम इस तरह का होता है, तो ये क्षैतिज हुआ। तो ये काम क्या किया, 0 जूल काम किया है। ठीक है, लेकिन यही अगर एक सीढ़ी के द्वारा चढ़ता तो उसका कार्य जो है कैलकुलेट होता है। साइंस की भाषा में अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 जूल। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना। तो चूँकि mv² होता है, तो यहाँ पे v इंडिकेट करता है उसके वेग को, m इंडिकेट करता है क्या होता है, मास को। ये होता है हाफ mv²। ठीक है, 1/2 mv²। तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये चौथाई। आपको वही सूत्र याद रखना है, 1/2 गुना mv²। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग आधा कर देंगे। तो ये वेग मान लीजिए पहले आप कुछ और रखे थे, पहले 2 रखे थे, अब इसको 1 कर दीजिएगा, तो ये जिसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। आप इस पर डाटा रखिए, चाहे कुछ भी डाटा रख लीजिए, मान लीजिए मास आप 2 मान लीजिए और वेग को मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो देखिएगा तो 1/4 आ जाएगा इधर। किसी वस्तु के संवेग को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसके वर्ग के बराबर, यानी 3 गुना मतलब 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संवेग को 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 9 गुना। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगा तो उसकी शक्ति बताना है। तो देखिए, पावर बराबर मतलब क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है ना। तो वर्क बटे मतलब शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो ये कितना कार्य किया, 2500 जूल। ठीक है, तो आपको चलिए सोल्यूशन दिला देते हैं। ये 2500 जूल काम किया कितना समय में, 5 सेकेंड में। इस हिसाब से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 वाट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सब किलो वाट में इस प्रकार ऑप्शन दिया है। उसमें अगर 1000 से अगर आप भाग दीजिएगा तो ये पॉइंट करके 0.5 किलो वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा।
आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में और चाल दिया गया है, तो इसमें आपको संबंध बताना है। तो इसमें क्या होता है कि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, ठीक है। v बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। यहाँ पे चाल जो दी जाती है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की गति स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो ये किस प्रकार गमन करती है, तो ये जो गमन करती है एक नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा। तो सही हो जाएगा नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा। तो यहाँ से 2 प्रश्न आ जाएगा कि हृदय के धड़कन को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये होता है स्टेथोस्कोप। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने के लिए, बस इतना ही ज़रूरी है कि समुद्र के भीतर अगर कोई वस्तु छिपा हुआ है उसे पता लगाने के लिए जो यंत्र होता है उसको कहते हैं सोनार, ठीक है, सोनार कहते हैं। और ये सोनार जो काम करता है ये प्राश्रव्य तरंग के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक होता है रडार, ठीक है, एक क्या होता है RADAR। रडार जो होता है ये समझिए कि वायु में जो होता है रडार क्या होता है, जैसे कि वायुयान सब है उसको ट्रैक करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, जबकि पानी के भीतर जो रहेगा तो उसको कहेंगे सोनार। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ये होता है कर्णावृत। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। कान में जो होता है मानव के 6 हड्डी होता है, यानी कि 3 एक साइड 3 एक साइड, जिसमें मेलियस, इनकस, स्टेप्स 3 होता है। क्या होता है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स होता है। तो स्टेप्स जो है मानव में सबसे छोटी हड्डी है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जो है वो हमारी जंघा में पाई जाने वाली फीमर अस्थि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भार का SI मात्रक क्या होता है, तो भार का SI मात्रक जो होता है ये न्यूटन होता है। ये SI मात्रक पूछा है तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ लागू होता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है हवा के लिए और पानी के लिए दोनों के लिए लागू होता है। ये आर्किमिडीज जो थे ना ये ग्रीस के थे, या इसको मिस्र कहते हैं, तो मिस्र के रहने वाले वैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन रेलवे से पूछा गया था, इसमें से किस वैज्ञानिक ने जब ये बाथिंग टैब में एंट्री किया, यानी कि बाथिंग टैब में जब ये नहाने के लिए गया ना, तो जैसे ही ये अपने आप मतलब अपना बॉडी ये मतलब इस पानी में ले जाता है तो यहाँ से पानी निकल करके बाहर निकलने लगता है ना, तो यहाँ से जो है ये यूरिका, ठीक है, याद रखिएगा आप हो सके तो यूरिका। तो ये यूरिका कहते हुए चिल्लाते हुए बाथिंग टैब से भागा, जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से वैज्ञानिक थे जो बाथिंग टैब में नहाने के दौरान यूरिका कहते हुए भागा था, तो वो था आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। यूरिका का मतलब होता है मिल गया। ये मिस्र भाषा में है, मिस्र का जो है ग्रीक भाषा उसमें। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व जो होता है शुद्ध पानी के घनत्व से क्या होता है, तो ये जो होता है अधिक होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण पानी में क्या होता है कि अंडा अगर डालते हैं तो ये डूब जाएगा, लेकिन नमक के घोल से घुला हुआ पानी में अगर अंडा डालते हैं तो वो तैरता रहता है। इसका मतलब नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। और समुद्री पानी का भी जो घनत्व होता है ये साधारण पानी से अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ताप को किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है, तो ताप जो मापा जाता है ना ये थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है। मैनोमीटर से क्या होता है, गैस का दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो सबसे पहले जो थर्मामीटर का आविष्कार किया था तो ये क्या था, गैलीलियो। सबसे पहले पूछा है ना, तो सबसे पहला थर्मामीटर का जो है ये गैलीलियो ने किया, लेकिन डॉक्टरी रहेगा तो ये हो जाएगा डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। ताप का SI मात्रक है, ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है।
द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होता है। मतलब शीतलन का ये जो नियम दिया था ये न्यूटन ने दिया। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे परिवेश का तापमान बढ़ता है तो शीतलन का दर कम होता है, और परिवेश का तापमान अगर कम होने लगता है तो शीतलन का दर अधिक होता है। तो ये देखिए, द्रव और परिवेश के ताप बीच के अंतर को ये होता है ये शीतलन का नियम। शीतलन का नियम जो था न्यूटन ने दिया था। एक प्रश्न यहाँ से भी किसी एग्जाम में पूछा गया, ये पूछता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो है कोई वस्तु को पहले 10 मतलब इसको ठंडा होने में 10 मिनट समय लगता है, तो फिर 10 से 8 होने में उसको कितना समय लगेगा? तो पहले से अधिक लगेगा, क्योंकि देखिए कोई भी वस्तु जो अगर इसमें तापमान है तो आसपास का जो वातावरण है वो इसके तापमान को ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कि आसपास का जो वातावरण है ये भी गर्म हो गया, तो आप पहले जो जितना समय लगता था शीतलन में अब उससे अधिक लगेगा, क्योंकि बगल का जो तापमान है तो ये ऑलरेडी पहले से गर्म हो गया है, तो ये कम ठंडा करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि भुने हुए गर्म भोजन को चमकदार एल्यूमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है ऊष्मा का मतलब खराब जो है परावर्तक है, तो यानी कि बुरा विकिरक है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है, तो ये कितने भाग में होता है? तो ये 100 भाग में। तो कैसे समझिए, सेल्सियस पैमाना में न्यूनतम जो तापमान होता है इसको हिमांक कहिए या गलनांक कहिए 0 होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है 100 होता है। तो इसके बीच का कितना अंतर है? 100 हो गया ना। उसके बाद रोमर पैमाना में जो होता है मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 80 होता है, तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा? 80 का। उसके बाद केल्विन पैमाना में जो होता है मिनिमम होता है 273 एंड मैक्सिमम यानी कि क्वथनांक किधर, गलनांक किधर, ठीक है। गलनांक या हिमांक जो होता है 273 और इसका क्वथनांक होता है 373, तो यहाँ पे भी 100 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद केल्विन हो गया ना, सिर्फ एक बचा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो होता है मिनिमम होता है 212, मैक्सिमम होता है 280 और 312 होता है ना, 212 हो गया नहीं इधर। तो यहाँ पे इसमें जो होता है टोटल 180 का होता है अंतराल, ठीक है। इसमें 180 आप चाहे तो जोड़ दीजिए, 2 8 312 और 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ़ का गलनांक निकालने के लिए चूर्ण किए गए बर्फ़ को रखा जाता है कांच के कीप में। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है वो होता है क्वथनांक मापने के लिए हिप्सोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब क्या होता है? पारा का जो 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम होता है उस पर जो दाब पड़ता है उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? ये भी बढ़ जाएगा। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का जो होता है अंतरण होता है? तो ये ऊर्जा का। ऊर्जा के बारे में कथन है कि ऊर्जा जो है कभी भी नष्ट नहीं होती है, या ना तो ऊर्जा को सृजन किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को विनष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है केवल संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जब ध्वनि तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलती है तो इसमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? देखिए, चाल और तरंग दैर्घ्य जो है बदलता है। चाल, तरंग दैर्घ्य, ये तारत्व ये सब बदलेगा, लेकिन आवृत्ति में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम, सघन मतलब समझिए कि ये देखिए जैसे ये हमारा घना हो गया, ये सघन हो गया। विरल माध्यम ये समझिए एक तरह से, ठीक है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो किसका परावर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। चाल, तरंग दैर्घ्य, तारत्व ये सभी बदलता है। ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल, तो इसमें एक कंपैरिजन क्या है गैस से। तो देखिए सबसे अधिक जो होता है ना ध्वनि की चाल, सबसे अधिक ठोस में, फिर देखिएगा तो द्रव में, फिर होता है गैस में। तो ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल जो है गैस से अधिक होता है, तो गैस में उसकी चाल से अधिक। ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे भी अधिक है वो वाला सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग चल सकती है, तो ध्वनि जो है चलने के लिए इसको माध्यम चाहिए, बात खत्म। माध्यम चाहे कोई भी हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तो उसको क्या कह सकते हैं? द्रव माध्यम में, निर्वात में तो नहीं चलता है, ये भी सही है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगा, लेकिन निर्वात में नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा।
प्रतिध्वनि की कौन सी घटना है? देखिए प्रतिध्वनि जो होता है ये किस घटना के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है? जैसे आप बोले, आप ही का आवाज़ आपको फिर से सुनाई दे रहा है, तो ये होता है परावर्तन के कारण। जैसे आप किसी रूम में बंद होते हैं तो आप चिल्लाइए तो वो आवाज़ जो है गूंजता है, तो ये तो परावर्तन के कारण, ठीक है। और प्रतिध्वनि का निर्धारण जो होता है ये 17 मीटर डिस्टेंस, 17 मीटर डिस्टेंस से अगर आप चिल्लाते हैं तभी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा। 17 मीटर रहे तो ठीक है, अदरवाइज 56 फीट याद रखेंगे आप। यहाँ पे कह रहा है कि 20,000 हर्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 3 तरह का तरंग होता है। एक अवश्रव्य होता है, अवश्रव्य होता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ज से कम हो, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ज से भी कम होती है। उसके बाद एक पराश्रव्य होता है जिसका 20,000 हर्ज से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद एक श्रव्य होता है, श्रव्य जो होता है 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज के बीच का रहता है, तो पराश्रव्य तरंग उसको कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सदिश राशि है? तो ये सब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो त्वरण जो एक सदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, समय, दाब, ताप, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। जबकि सदिश राशि में हो जाएगा वेग, हो जाएगा त्वरण, हो जाएगा, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। आवेग, संवेग, त्वरण, ये सभी सदिश राशि है। कोणीय वेग का सही मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। ठोस कोण या घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वेग, विस्थापन और समय के बीच आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बस है और कुछ नहीं है। तो वेग, विस्थापन और समय में अंतर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे या आगे पीछे, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोलनीय गति। बल में क्या होता है? यानी कहने का मतलब कि बल जो है ये एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। एफ जो है परिणाम का बल जो है, यानी कि एफ जो है परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है, तो तीनों में संबंध बताना है। तो ये जो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए समानुपाती होता है 1/m के। किसी वस्तु का संवेग, देखिए संवेग में जो होता है ना, वेग और मास दोनों होता है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसमें द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो संवेग जो होता है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तीसरा से बल का प्रकृति प्राप्त होता है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो खोज किया था ये क्या था? हेनरी कैवेंडिश ने। कौन? हेनरी कैवेंडिश। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाए कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 गुना। यदि दो वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अगर 4 गुना हो जाएगा, यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। अब देखिए, यदि ध्रुव पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान Gp तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान Ge हो, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो देखिए, तो ध्रुव पर जो होता है ना त्वरण Gp का मान वैल्यू अधिक होगा, ठीक है। इसको आप देख लेंगे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव पर होता है जो गुरुत्व त्वरण का मान अधिक होता है, जबकि विषुवत वृत्त पर कम होता है। हमने आपको पहले ही बता रखा है। इस प्रकार का पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर या दक्षिण जाने पर यानी ध्रुव की ओर जाने पर जी के मतलब गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया।
चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। जैसे मान लीजिए 60 kg का कोई चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भार पूछ रहा है कि ना कि द्रव्यमान। ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर कोई 60 kg है तो चंद्रमा पर 1/6 करिएगा तो 10 kg होगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान जो रहता है ये अपरिवर्तित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दाब का सही मात्रक क्या है? तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। तो पास्कल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो गया। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबाकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व का क्या संबंध होना चाहिए? कम। देखिए प्लवन जो करेगा, जैसे कि पानी मान लीजिए ये हमारा पानी हो गया और ऊपर हम पत्थर का घनत्व जो है अधिक है तो ये डूब जाएगा। जबकि नाव का देखिएगा, अगर हम कुछ जैसे कागज़ का नाव बना करके इसमें दे देते हैं तो ये तैरेगा। तो इसका मतलब इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व जो है अधिक है। अगर घनत्व अधिक रहेगा ना तो वो डूब जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन देख लीजिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। जैसे कहा जाता है कि पानी में अगर बर्फ़ डालते हैं तो वह जो होता है तैरने लगता है, लेकिन शराब में अगर बर्फ़ डाल देते हैं तो वह डूब जाएगा, ठीक है। पानी के घनत्व का मान कितना होता है? तो पानी के घनत्व का मान कितना होता है ये बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कि घनत्व को जो है 1000 kg प्रति मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो ये 500 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा 50 नहीं 100, ये 50 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये 500 न्यूटन हो गया। 1 न्यूटन मीटर जो है ये किसके बराबर है ये बताना है। तो 1 न्यूटन मीटर जो है ये जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य का एक मात्रक न्यूटन भी होता है। तो वही न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल लिखेंगे या जूल लिखिए आप, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। अब पहाड़ पर चढ़ेगा तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो सकता है? इसमें गतिज और स्थितिज दोनों होगा, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ा है तो कार अपना गतिज चल रहा है तो गतिज हो गया, लेकिन किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा होती है तो वो भी एक प्रकार से ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी ना तो उसके गतिज ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी, तो इसका गतिज ऊर्जा सही बोले थे हम कि कमी हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से किसी चीज़ को फेंकिएगा तो प्रारंभ में ये बहुत वेग से जाएगा, लेकिन एक समय के बाद यहाँ जा कर के मान इसका ये पीक पॉइंट है, यहाँ जाने के बाद इसका गतिज ऊर्जा खत्म होगा, फिर यहाँ से ये गिरना शुरू हो जाएगा। ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये किस प्रकार से रहता है? तो ये प्रारंभ में क्या होता है, ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिणत हो जाती है। देखिए जैसे आप किसी वस्तु को ऐसे फेंक दिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभ में इसका वेग बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पे वेग इसका कम हो गया, तो वेग कम हो गया तो यहाँ पे इसका स्थितिज ऊर्जा अधिक हो गया। फिर अब यहाँ से जो ये गिरना शुरू करेगा तो प्रारंभ में इसका गतिज ऊर्जा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आकर के फिर यहाँ पे गिरने से पहले इसमें गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा 1275 के मेंस में इसी प्रकार का प्रश्न घुमा करके पूछा था। अब किलोवाट घंटा जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा दुगुना। तो मतलब जितना ऊंचाई बढ़ते जाएगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कुल कितना कार्य करेगा? तो ये जो करेगा ये करेगा 42,336 जूल। इसका आप लोग सॉल्यूशन मार लेंगे, अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम तो बता देंगे। निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? देखिए
तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम से व्यक्त किया जाता है, लेकिन एंगस्ट्रम जो होता है ये लंबाई को मापता है। लंबाई मतलब क्या कहते हैं, दूरी हो गया मीटर में। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सभी सही जवाब हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है इसकी रचना किस प्रकार होती है, तो इसमें संपीड़न और विरलन ये दोनों गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। जैसे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखेंगे आप। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्य स्थिति में महत्तम विस्थापन को क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तरंग का आयाम, तरंगों का आयाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ध्वनि का तारत्व कहिए, पिच कहिए, आवृत्ति है, यह सब डिपेंड करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तीव्रता जो निर्भर करता है वो उसकी प्रबलता निर्भर करता है तीव्रता पर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, लेकिन ध्वनि की जो प्रबलता निर्भर करती है वो आयाम पर। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं। प्राश्रव्य होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जबकि श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10,000 सेकेंड। तो उसका देखिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो उसमें पूछा गया कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो ये बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा बताना है कि किधर जा रहा है, तो चींटी की जो गति है वो आभासी और सीधा है। वायु में अभिसारी लेंस, देखिए उत्तल को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कांच का उत्तल लेंस। ठीक है, कांच का उत्तल लेंस सही जवाब होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के जो द्वारा प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच। किसी समतल दर्पण के का जो आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन होता है हमेशा +1 होता है। किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है +1। आगे प्रश्न देखिए, आकाश का नीला रंग। देखिए आकाश का नीला रंग संबंधी जो भी घटना आएगा वो क्या होगा, प्रकीर्णन। लेकिन जो है नहीं लेकिन दिखाता है वो अपवर्तन। जैसे कहेगा कि वातावरण में क्या होता है, सूर्य का लालिमा दिखता है, ये किस कारण, तो इसको कहिएगा प्रकीर्णन। लेकिन ये कहेगा सूर्य अपने उदय से 2 मिनट पहले भी दिखाई देता है, यह किस कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का पड़ा हुआ उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। पानी में जो मछली होता है ये ऊपर उठा दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण। पानी में पैर लटका कर कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा है तो उसका जो पैर टेढ़ा दिखाई देता है, ये सभी अपवर्तन के कारण। अपवर्तन मतलब क्या है कि जो है नहीं लेकिन वो आपको दिखा रहा है, तो वो आपका अपवर्तन हो गया। लेकिन रंग संबंधी जो भी घटना पूछ लिया जाए तो उसका सही जवाब प्रकीर्णन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये होता है sin I/sin R। ठीक है, ये होता है स्नेल का नियम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या बताना है, तो इसमें क्या होता है, F बराबर होता है R/2। ठीक है, या R बराबर 2F होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या है, R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण और उसके फोकस के बीच। तो किसी भी अवतल दर्पण के द्वारा जो काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा, दर्पण और उसके फोकस के बीच।
हजामती दर्पण जो होता है ये क्या होता है? तो अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, यानी कहा जाता है कि सर्च लाइट में जो है ये कौन सा जो दर्पण लगाया होता है, तो ये अवतल दर्पण रहता है सर्च लाइट में। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो ये जो होता है मतलब कि बदलता ही नहीं है, वह परिवर्तित होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जब उत्तल लेंस में बिंब f और 2f के बीच अगर किसी बिंब को रखा जाता है तब प्रतिबिंब जो होता है ये बड़ा और वास्तविक होता है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र बताना है, तो ये होता है 1/f बराबर जो होता है 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक उत्तल लेंस का फोकस जो होता है ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना। तो एक मतलब यहाँ पे मीटर है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 20 सेंटीमीटर है तो प्लस 5d हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बटे आप 20 से भाग दीजिएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। चूँकि उत्तल है तो उत्तल लेंस का चिन्ह जो होता है प्लस होता है, तो ये प्लस 5d हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक जो होता है ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया अभी कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं जबकि अवतल को अपसारी कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का आवर्धन का मात्रक क्या होता है? क्या बताएं? 1/, ये इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बदलता है, तो यह दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल। समतल या उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो सीधा समतल और उत्तल दर्पण बनाता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है जल के कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जब होता है तो इसको क्या कहते हैं? विबज्योर, VIBGYOR। तो सबसे ऊपर में रेड होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो ये जो सबसे अधिक होता है ये नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो होता है ये होता है लाल, और सबसे कम जो होता है वो बैगनी होता है। पहले लाल होता है, 2 नंबर पे नीला और सबसे लास्ट में बैगनी। कुछ बादल का रंग उजला होता है, तो ये उजला रंग जो होता है कुछ बादलों का किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। हमने क्या बताया? रंग से संबंधित घटना पूछे तो प्रकीर्णन जवाब देना है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। बताया ना आपको, विबज्योर करिएगा तो सबसे नीचे में होता है, तो इसका झुकाव जो है जैसे हमारा ये कांच का प्रिज्म हो गया, जब इधर से प्रकाश दिया गया तो ये जो है अलग अलग रंग में बट गया। तो सबसे ऊपर में रेड है और सबसे नीचे में बैगनी है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार होता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। तो और आँख के नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? तो ये रहता है उत्तल। आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। और उसके बाद एक और याद रखेंगे, कोची का समीकरण। कोची का भी समीकरण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, देखिए जो दोष रहेगा वही देखेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। और इसको उपचारित किया जा सकता है अवतल लेंस से, ठीक है। याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख लेगा ये, लेकिन दूर को नहीं देख पाएगा। नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न देखिए। आगे है कि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है? सॉरी, ये निकट के लिए अवतल होगा, दूर के लिए उत्तल होगा।
बिंदुकता अबिंदुकता के लिए होता है बेलनाकार लेंस, जबकि प्रेसबायोपिया हुआ एक एस्टिग्माटिज्म होता है। एस्टिग्माटिज्म जो एक तरह से मतलब उसके लिए कोई उपचार ही नहीं है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जैसे इसमें की गया विबज्योर में, तो सबसे नीचे रंग में जो तरंगदैर्घ्य कम होता है, ऊपर के रंग में क्या होता है? प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण में तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, जबकि सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी का होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है? क्योंकि सूर्य जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों का मिश्रण है। कांच की प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी रंग है सबका अपवर्तनांक अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस का जो है मतलब द्विफोकसी लेंस के द्वारा किस बीमारी को दूर किया जा सकता है? इसको कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करेगा? तो ये करेगा किसको? बैगनी को। तो बैगनी इसमें नहीं दिख रहा है, तो बैगनी से ऊपर थोड़ा देखिए तो कौन सा रंग आ जाएगा? तो ये नीला हो जाएगा। भी बेजोड़ करते हैं ना, VIB, तो पहले हो जाएगा ये बैगनी, उसके बाद नीला हो जाएगा यहाँ पे इंडिगो, यहाँ हो गया हमारा ब्लैक। तो यहाँ पे नीला सही जवाब हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को आयरिस नियंत्रित करता है। आयरिस को ही परितारिका कहते हैं। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है। सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया? यानी कि सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का जो उपयोग किया सबसे पहले न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जब भी बनता है ना तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंद्रधनुष भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जो होता है रेड कलर सबसे ऊपर रहता है, लेकिन सेकेंडरी में जो होता है सबसे लास्ट में नीचे रहता है रेड, यानी कि अंदर की ओर रेड और सबसे बाहर की ओर रहेगा बैगनी। जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर रहता है लाल, जबकि अंदर की ओर रहता है बैगनी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं, ये हमने पहले देखा है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को कैसे आप व्यक्त कर सकते हैं? तो तरंगदैर्घ्य को आप दूरी के द्वारा एंगस्ट्रम में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, नैनोमीटर में कर सकते हैं। तो दिए गए विकल्प में कोई नहीं सही जवाब होगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारा जो टिमटिमाता है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? 1/16 सेकेंड होता है, यानी किसी भी दृष्टि का जो स्थायित्व होता है ये 1/16 सेकेंड होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो ये सौर सेल होता है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है ये 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो ये कितना लेगा? देखिए V बराबर सूत्र होता है IR। अगर आप इस पे तोड़ना चाहते हैं तो 200 तो बटे V बराबर IR सूत्र पे तोड़िएगा तो ये करीब 0.18 एम्पियर आया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक क्या है? तो एल्यूमिनियम जो है ये चालक पदार्थ है। 1 कूलम आवेश का मान बताना है। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलम का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसमें रहता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा।
एमीटर, देखिए एमीटर जो है AC, एमीटर लगाया जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है ये समांतर क्रम में, याद रखेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एमीटर लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 ओम के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या हो जाएगा। तो धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर V/A होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो 220 बटे 55 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किसी चालक के छोर के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I, इसके बीच संबंध क्या होता है। हमने आपको क्या बताया, V बराबर क्या होता है IR हो सकता है, या I बराबर क्या लिखिएगा आप, V बटे R लिखिएगा। I बराबर जो होता है ये V बटे R होता है। तो या फिर R बराबर आप VI बटे I लिख सकते हैं। तो इसमें आप इक्वेशन ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन में मिले वो टिक कर देंगे आप। ओम का नियम क्या बराबर है, तो V बराबर IR है, ये ओम का नियम है। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता व्यक्त की जाती है किसके द्वारा, एम्पियर के द्वारा। ओम जो है ये प्रतिरोध मापा जाता है, वोल्ट से मापा जाता है क्या, विभवांतर या विभव, जूल से मापा जाता है कार्य या ऊर्जा। विद्युत शक्ति की SI मात्रक क्या है, जूल है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर है, 1 किलोवाट पूछ लिया है तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है तो ये टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 HP में क्या होता है, ये 746 वाट होता है, ये पता होगा सबको। 1 माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर में जो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर जो होता है ये होता है वोल्ट इंटू कूलाम होता है। तो जूल बराबर क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध जो है 1200 ओम है, तो यह जो है 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, तो यह कितना लेगा, 0.18 एम्पियर लेगा। एमीटर, एमीटर जो है हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है क्योंकि ये कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। एमीटर जो है ये श्रेणी क्रम में लगाया जाता है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, जबकि वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो दिए गए ऑप्शन में चांदी सबसे अच्छा चालक है। 1 नंबर पे चांदी हो जाएगा, 2 नंबर पे तांबा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। इसके बाद 4 नंबर पे आता है आपका टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत होता है W। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस तो भरी ही जाती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं तो निष्क्रिय गैस में नाइट्रोजन भी हालांकि अब प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। विद्युत बल्ब में या तो आप निष्क्रिय गैस देंगे, आप निष्क्रिय गैस में हीलियम रहता है, आर्गन रहते हैं, सबका प्रयोग रहता है, लेकिन अब जो है नाइट्रोजन का भी प्रयोग होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका जवाब हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारा शरीर जो गीला होता है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 200 से 300 ओम हो जाता है, जबकि मानव के शुष्क शरीर का जो होता है 10⁶ ओम जो होता है मानव शरीर का प्रतिरोध होता है जब वो सूखा रहे बॉडी। तब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जबकि कार्य करने की दर रहेगा तो दर को शक्ति कहते हैं। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन लगा होता है क्योंकि इसका होता है कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बाएं का हाथ का जो तर्जनी है ये किसको संकेत करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। अब देखिए विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, लेकिन विद्युत मोटर, पंखा, फ्रिज ये सभी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, फैराडे ने किया। डायनेमो, देखिए डायनेमो तो अंतिम में ये हो जाएगा ना। तो डायनेमो जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये विशिष्ट धारा।
डायनेमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डायनेमो दिष्ट धारा पे। डी से डायनेमो, डी से दिष्ट धारा आप याद रखेंगे। इन्वर्टर जो होता है ये एसी मतलब होता है ये प्रत्यावर्ती धारा। रेक्टिफायर जो होता है वो काम करता है इधर। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय बल क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो ये जो है एसी और डीसी दोनों दिया गया है। तो विद्युत मोटर जो है प्रत्यावर्ती दिष्ट दोनों धारा पे चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है, तो ये जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, हमने क्या बताया, डायनेमो में अंतिम में एम ओ होता है ना, तो एम फॉर मशीन हो जाएगा, ई को घुमा करके ई बना दीजिए, तो ये हो जाएगा मशीनी ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे का प्रश्न देखें अब कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया तो ऑर्स्टेड ने, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था फेराडे ने। स्विच जो है हमेशा लगाया जाता है गर्म तार में, फ्यूज लगाया जाता है दोनों के बीच। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये क्या होगा, विद्युत मोटर। जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। विद्युत फ्यूज जो है तो ये काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, और फ्यूज जो बना होता है ये पीबी मतलब सीसा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो फ्यूज का तार जो होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक जो होता है कम होता है, और तार जो होता है ये पतला होना चाहिए। तो ये 3 गुण जरूर होता है फ्यूज के तार का, इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए और तार पतला होना चाहिए, ताकि अगर ओवरलोड हो जाए तो क्या हो, ये गल जाए। प्रतिरोध को रोके मतलब कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, उसके बाद गलनांक कम होना चाहिए ताकि ये गल जाए और धारा को ब्रेक कर दिया जाए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार करीब यहाँ पे 160 क्वेश्चन के आसपास हमने फिजिक्स का करवा दिया, और ये हमारा लेक्चर आज से ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो आएगा 1000 क्वेश्चन से रिलेटेड 2 या 3 वीडियोस कवर किए जाएंगे, जिसमें 250-300 क्वेश्चन हम वन लाइनर फॉर्म में कवर करवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।